बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वेक्टर स्पेसेस का। फोर्थ चैप्टर में हमने डिस्कस किया वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। इसके अलावा हमने जो है वो नल स्पेस और कॉलम स्पेस को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। वेक्टर स्पेस के कुछ 10 एक्सियम्स थे जो सेटिस्फाई होने चाहिए, और अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो वेक्टर स्पेस थे। और सब स्पेस के 3 उसकी कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ज़ीरो वेक्टर उसको बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर यानी u प्लस वी डिफाइंड होनी चाहिए। और थर्ड आपके पास क्या थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी सब स्पेस की। और फिर हमने देखा कि कैसे हम सब स्पेस चेक करते हैं और किस केस में कोई भी वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने नल स्पेस और कॉलम स्पेस को डिस्कस किया है। तो नल स्पेस क्या होती है? नल स्पेस इज़ द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन Ax इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, आप सिंपल सिस्टम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ऐसे सेट आ जाते हैं जिनका सॉल्यूशन होमोजेनियस आता है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी वेक्टर को चेक करना है कि वो उसके नल स्पेस को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगी उसको कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर वो 0 वेक्टर आ जाता है तो वो नल स्पेस का एलिमेंट होगा, उसको बिलोंग करेगा। और अगर वो 0 वेक्टर नहीं आता तो वो उसको बिलोंग नहीं करेगा। और कॉलम स्पेस के लिए हम कैसे चेक करते हैं? सो कॉलम स्पेस आपके पास क्या है? कॉलम स्पेस इज द स्पैनिंग सेट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो स्पैनिंग सेट हमने किया था, स्पैनिंग सेट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। तो जो बेसिकली कॉलम स्पेस है वो वही आपके पास चीज़ है जो हम स्पैनिंग सेट में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो स्पैनिंग सेट का आइडिया है आप लोगों को कि स्पैनिंग सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। तो किसी भी वेक्टर को आपने चेक करना हो कि वो स्पैनिंग सेट को बिलोंग करता है या नहीं, तो इसके लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। और किस सिस्टम की? ए एक्स इक्वल टू बी की। बी आपके पास कोई भी कॉलम वेक्टर होगा जो गिवन होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे करेगा? कि हम उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और देखेंगे कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो स्पैनिंग सेट को बिलोंग करेगा। और स्पैनिंग सेट क्या है? कॉलम स्पेस है। इट्स मीन कि वो कॉलम स्पेस का एलिमेंट होगा। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी किया था, नल स्पेस और कॉलम स्पेस के, कैसे आप जो है वो चेक करते हैं। कि नल स्पेस के लिए तो सिंपल आप मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कॉलम स्पेस के लिए क्या होती है कि आपके पास एक कंडीशन होती है, आपने उसको वेरीफाई करना होता है, उसको चेक करना होता है। और वो कंडीशन कौन सी है? वो आपके पास थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कि आप उसको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके सारा काम करते हैं। अच्छा, ये हमने फोर्थ चैप्टर में जितनी भी स्पेसेस थी वो हमने डिस्कस की थी। और सब स्पेस, कॉलम स्पेस, वेक्टर स्पेस। तो अब हमने जो आगे काम करना है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड बेसिस। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड बेसिस। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बेसिस दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपके पास कौन से सेट होते हैं? ये हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती थी, तब हमने ये टॉपिक किया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स आप कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ रिजल्ट भी किए थे, वो आप रिवाइज कर लें, देख लें कि कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स होते हैं। तो जो बेसिक हम इसके लिए काम क्या करते हैं कि आप होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। और होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? ए एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अगर उसका सिर्फ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, ट्रिवियल सोल्यूशन मीन कि एक्स के हर वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो फिर क्या होंगे? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर इसमें से एक वी वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद हमने डिफरेंट रिजल्ट किए थे कि अगर आपके पास सिंगल वेक्टर है, 2 वेक्टर्स हैं, और इफ वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, देन द सेट ऑफ वेक्टर विल बी लीनियरली डिपेंडेंट।
और इसी तरह इसी दो वेक्टर्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं 3 वेक्टर्स में, 4 वेक्टर में, या इससे ज़्यादा अगर आपके पास वेक्टर्स हैं nth वेक्टर में भी आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये भी हमने एक थ्योरम किया था और बाकी भी हमने रिज़ल्ट किए थे। वो लोग आप वो जितने भी रिज़ल्ट हैं आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए और उसको देखें कि कौन कौन से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने इसमें लेक्चर में डिस्कस करनी है। बेसिस के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का आना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिस की जो एक कंडीशन है वो कौन सी होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट की होगी। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रिजल्ट हैं जो आप यूज़ करके वेक्टर्स को चेक कर सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हम चेक कर सकते हैं। एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर v1, v2 and vp in V is said to be linearly independent if the vector equation has only the trivial solution। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि linearly independent क्या होंगे कि वेक्टर इक्वेशन या जो भी आपके पास ax इक्वल टू 0 है, यहाँ पे v1, v2, vp लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके वेट्स आ रहे हैं c1, c2 एंड cp, यानी x1, x2, xp की जगह उसके वेट्स को c1, c2 और cp कह दिया। तो अगर आप इस सिस्टम को सॉल्व करें, होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करें और इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आए, हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इस केस में क्या होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। और नॉन लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, अगर इसमें से एक भी ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो ज़ीरो नहीं है, देन इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो, इट्स मीन दैट यू कैन फाइंड अ लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास एक वेक्टर को आप रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वन वेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द अदर 3, 4 or more vectors, so it will be linearly dependent. So you can find a linear dependence relation among the given vectors. हमने कुछ एक थ्योरम किया था लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से रिलेटेड, आइए इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। एन इंडेक्स सेट v1, v2 and vp of 2 or more vectors with v1 is नॉन ज़ीरो। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर आ रहा है वो नॉन ज़ीरो है, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होगा और वो किस कंडीशन के तहत होगा, इफ़ एंड ओनली इफ सम vj where j is greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors v1, v2 and vj minus 1। ये वही बात है जो भी मैंने बताई थी कि if one vector can be written as a linear combination of the remaining vector then the given set of vector will be linearly dependent। For example, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स आते हैं v1, v2 and v3, ठीक है, and if v1 can be written as a linear combination of v2 and v3, for example अगर आप लिख सकते हैं v1 equal to 2v1 plus 5v2, then the set of vectors v1, v2 and v3 क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो यही वाला जो थ्योरम हमने किया था कि आप 2 या 3 वेक्टर को जनरलाइज कर सकते हैं nth वेक्टर में या pth वेक्टर में, that if one vector can be written as a linear combination of the remaining vectors then the set of vector will be linearly dependent। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि बेसिस क्या होती है। इस सेक्शन में जो हमने करना है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट करने हैं और बेसिस डिस्कस करने हैं। तो बेसिस आपके पास जो है वो क्या है, बेसिस के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए और वो 2 कंडीशन जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक कंडीशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की है कि आपने जिस वेक्टर को आप चेक कर रहे हैं कि वो बेसिस फॉर्म करता है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चेक करना है। डेफिनेशन हम करते हैं, लेट H बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, H हमने एक सब स्पेस ली है, V वेक्टर स्पेस जो कि बड़ा सेट है। मैंने आपको बताया था कि जो H सब स्पेस है, एवरी सब स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, बट every vector space is a subspace but every subspace may not be a vector space। ठीक है, so an index set of vectors
बी इक्वल टू B1 B2 एंड BP इन V। ये जो हमने B एक सेट लिया हुआ है V का लिया हुआ है, और H जो सब स्पेस ले रहे हैं वो भी V की ले रहे हैं। इंडेक्स मीन के यहाँ पे आपके पास B1 आ रहा है, B2 आ रहा है और BP आ रहा है, इज़ अ बेसिस फॉर H। तो B जो है वो सब स्पेस H के लिए बेसिस फॉर्म करेगा। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, इनको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड द फर्स्ट कंडीशन इज B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये आपके पास जो B आपके पास सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं, B1 एक वेक्टर है, B2 सेकंड वेक्टर है, B3 थर्ड वेक्टर है, इसी तरह BP pth वेक्टर है, तो ये जो पूरा सेट आ रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट मीन कि अगर आप होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करें तो उसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो ट्रिवियल आना चाहिए। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी रिज़ल्ट हैं एक वेक्टर के लिए, दो वेक्टर्स के लिए, तीन के लिए, या उसमें ये था कि कुछ रिज़ल्ट आपने किए थे कि ज़ीरो वेक्टर आए तो इस केस में वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, या नंबर ऑफ़ वेक्टर और नंबर ऑफ़ एंट्रीज इस तरह का कुछ रिज़ल्ट था कि वो अगर आपके पास लेस हो तो तब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले इस लेक्चर से पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसके स्टार्ट होने से पहले आपने वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तभी आप इस टॉपिक को आगे लेके चल सकते हैं और इसको सही तरीके से कर सकते हैं। सो आपके पास क्या है, H सब स्पेस है, और किसकी सब स्पेस है, V की, और V क्या है, वेक्टर स्पेस है, और B आपने एक सेट लिया हुआ है जिसको आपने चेक करना है कि ये बेसिस फॉर्म करता है H के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि B को क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन इज द सब स्पेस स्पैन्ड बाय B कंसाइड्स विद H। ठीक है, जो सब स्पेस स्पैन्ड बाय B से स्पैन हो रही है, यानी कि B के लीनियर कॉम्बिनेशन के विद में है विद H, कंसाइड विद H। कंसाइड विद H में कि ये दोनों सेम आ रही हैं, यानी जो सब स्पेस आ रही है स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स B, तो वो किसके इक्वल आ रही है, H के इक्वल आ रही है। इट मीन दैट H इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ B1 B2 एंड BP। ठीक है, यानी आप अगर B1 B2 BP के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, H के इक्वल आना चाहिए। एंड H इज अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। नेक्स्ट पॉइंट है द डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस अप्लाइज टू द केस व्हेन H इक्वल टू V। अब H जिसको हम सब स्पेस चेक कर रहे हैं और V क्या है, वेक्टर स्पेस है, बिकॉज एवरी वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, एवरी वेक्टर स्पेस सब स्पेस अपने आप के ही सब स्पेस है। तो अगर H इक्वल टू V होगी तो फिर आपके पास सिंपल जो सब स्पेस होगी उसके लिए क्या कंडीशन उसके लिए आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। द सब बेसिस ऑफ V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दैट स्पैन्स V। सो उसके जो बेसिस होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी और स्पैन भी करेंगी वेक्टर स्पेस के लिए। और अगर H और V के इक्वल नहीं आती, कंडीशन 2 इंक्लूड्स द रिक्वायरमेंट दैट ईच ऑफ द वेक्टर must belong to H because spanning set of B1 B2 and BT contains B1 B2 and BT। यानी इसमें क्या है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस और सब स्पेस दोनों सेम आती हैं, इट्स मीन कि H अगर आपके पास V के इक्वल आता है तो फिर आपके पास क्या होगा कि यहाँ जो स्पैनिंग सेट आ रहा है B1 B2 B वो V के ही इक्वल आएगा। ठीक है, यानी H और V दोनों सेम आ रही हैं, लेकिन H और V अगर दोनों सेम नहीं आ रही तो तब आपके पास जो स्पैनिंग सेट आ रहा है B1 B2 BP का वो किसको बिलोंग करना चाहिए, H को बिलोंग करना चाहिए, V को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यही आपके पास ये जो पॉइंट्स गिवन है आगे ये जो एक्सप्लेन किए गए ये वो यही दो पॉइंट्स हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास क्या है, लेट E1 E2 एंड En बी द कॉलम्स ऑफ द n क्रॉस n मैट्रिक्स In। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम कहते हैं E1 और जो सेकेंड कॉलम है उसको कहते हैं E2। E1 इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2
and E2 is the second column of the identity matrix of order 2 क्रॉस 2 और सेकंड कॉलम क्या आता है 0 1 आता है। तो जिस तरह आपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड की थी फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड की थी और वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आप जो है वो कैसे फाइंड करते थे, इमेज लेते थे E1 का और E2 का, ठीक है, यानी T ऑफ E1 और T ऑफ E2, वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स थी। अब हमने करना है स्टैंडर्ड बेसिस करनी है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के लिए E1 E2 En हमने कॉलम्स ले लिए ऑफ एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। The set E1 E2 and En is called the standard basis for Rn। अब हम कहते हैं कि ये वाले जो सेट आ रहा है E1 E2 and En का, वो क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस आ रही है, ठीक है। ये बेसिस फॉर्म करती हैं क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें ना, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, लास्ट कॉलम को 0 0 0 करें तो यहाँ से क्या आएगा x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 और इसी तरह xn इक्वल टू 0, यानी इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म है ना, अगर आप इसको देखें, यानी 1 से बिलो एंट्रीज 0 हैं, अबव एंट्रीज भी 0 हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है, फॉर और n। और ये स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे, आपके पास 3 डायमेंशनल है, x1 x2 एंड x3। x1 आपके x के अलॉन्ग क्या आ रहा है, E1 कॉलम आ रहा है, ठीक है, और x2 के अलॉन्ग E2 और x3 के अलॉन्ग E3 आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं द स्पैनिंग सेट थ्योरम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि स्पैनिंग सेट थ्योरम है, तो इट्स मीन के लीनियर कॉम्बिनेशन के ही फॉर्म में आपके पास कोई रिजल्ट गिवन होगा। आइए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या बताता है। लेट एस इक्वल टू v1 v2 एंड vp बी ए सेट इन v। एस हमने एक सेट ले लिया v1 v2 और वो किसका एलिमेंट आ रहा है, वेक्टर स्पेस का सेट आ रहा है। एंड h इज इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 एंड vp। एस हमने लिया है एक सेट v का और h क्या लिया है, स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 एंड vp का। इफ वन ऑफ द वेक्टर इन S say vk is a linear combination of the remaining vectors in capital S, then the set formed from S by removing vk still spans H। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है सपोज अगर आपके पास 3 वेक्टर्स आते हैं S में v1 v2 एंड v3 and if v1 can be written as a linear combination of v1 and v2 v2 and v3, ठीक है। सपोज अगर हम v1 कहते हैं ना, उसको हम लिखते हैं 2v1 माइनस 3v2। इसका मतलब है v1 को हमने लिख लिया है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। तो जो v1 को हमने लिखा है ना v2 और v3 में, अगर हम उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, v1 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, आपके पास 2 वेक्टर रह जाएंगे v2 एंड v3। तो ये रिजल्ट ये बताता है कि वो जो आपके पास रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर आ गया है वो भी एज को स्पेन करेगा, ठीक है, यानी वो भी उसी का ही एलिमेंट आएगा। एंड इफ एच इज नॉन जीरो सम सबसेट ऑफ एस इज अ बेसिस फॉर एच। एंड इफ एच इज नॉन जीरो तो एस का अगर कोई सबसेट ले लेते हैं, एस क्या है v1 v2 एंड vp, इसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल v1 v2 एंड v3 हम कंसिडर कर लेते हैं इसका सबसेट, ठीक है। v1 v2 एक सेट आएगा इसका सबसेट, v1 v2 v3 एक और सेट आ जाएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट उसके सेट बना सकते हैं। तो आप ये यही बता रहे हैं सेकंड पॉइंट में कि अगर आपके पास एज नॉन ज़ीरो आ रहा है तो एस का कोई भी अगर सबसेट लेते हैं तो वो एज के लिए बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और स्पेन भी करेगा। स्पेन तो ये आपके पास है ना, एच इक्वल टू स्पेनिंग सेट ऑफ v1 v2 एंड vp। सो स्पेनिंग सेट थ्योरम बेसिकली हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर, तो फिर अगर आप उस वेक्टर को रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर होगा वो स्पेन करेगा, ठीक है। वैसे अगर देखें
कि अगर आपके पास जो है वो नहीं कर रहा v1 v2 v3 अगर 3 वेक्टर्स ले रहे हैं तो, और अगर v1 को हम लिख रहे हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3, तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसमें एक वेक्टर जो मसला पैदा कर रहा है उसी को रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और वो रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर जो है वो स्पैन करेगा एज को। और अगर एज नॉन ज़ीरो आता है तो एस का अगर आप कोई भी सबसेट लेते हैं तो वो एज के लिए बेसिस फॉर्म करेगा। इसमें आगे इसका प्रूफ गिवन है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की अपनी चॉइस है। अगर आप लोग डिटेल देखना चाहते हैं तो आप देख लें। अच्छा जी, स्पैनिंग सेट थ्योरम के ही कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है इस स्लाइड में। आपके पास क्या है कि इफ़ द ओरिजिनल स्पैनिंग सेट एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इट इज़ ऑलरेडी अ बेसिस फॉर एच। ठीक है, एस अगर आपके पास एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है तो ये बेसिस भी फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखें क्या था, एस आपके पास ये सेट आ रहा है v1 v2 एंड vp। उन्होंने कहा है कि ये अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस फॉर्म करेगा। अब देखिए बेसिस की एक कंडीशन क्या है कि सेट ऑफ वेक्टर क्या आता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये एज को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर आप इसका कोई भी सबसेट लेते हैं तो वो क्या होगा, वो स्पैनिंग सेट को बिलोंग करेगा। तो इस तरह जो बेसिस की दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती हैं। बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, इसमें तो ये है ना कि इफ एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आता तो फिर क्या होगा, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आता ना तो फिर हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना उसी को निकाल देंगे। ठीक है, ताकि जो है ना फिर सुकून हो जाए सारा। तो जो वेक्टर कर रहा है जिसकी वजह से लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है तो उस वेक्टर को रिमूव कर देंगे तो आपके पास जो बाकी सेट ऑफ वेक्टर होगा वो बेसिस फॉर्म करेगा। सो अगर यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इसमें डिस्कस किया गया है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 वेक्टर्स आ रहे हैं और अगर आप v1 को लिख सकें इन टर्म्स ऑफ v2 v3 v4 एंड v5, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि v1 को हमने रिमूव कर दिया, आपके पास पीछे कितने वेक्टर्स रह गए, 4 वेक्टर्स रह गए। और अगेन अगर आपके पास जो एक वेक्टर एक और आ गया वो भी बाकी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो फिर हमने उसको भी रिमूव कर दिया। अब 3 रह गए। अब 3 में से अगर एक और वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है बाकी 2 वेक्टर्स के, तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, उसको भी हमने रिमूव कर दिया। सो ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलता जाता है जब तक आपके पास जो स्पैनिंग सेट आ गया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो। ठीक है, जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो बेसिस फॉर्म करेगा। सो हम क्या करते हैं, जो स्पैनिंग सेट थ्योरम है बेसिकली आपके पास nth वेक्टर आते हैं एंड इफ वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, तो फिर आपने क्या करना है, उस वेक्टर को रिमूव कर देना है और बाकी जो सेट ऑफ वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इफ़ अगर अगेन उसका उनमें से कोई एक वेक्टर आता है जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो फिर हम उसको भी रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से रिमूव करते जाएंगे जब तक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर नहीं आ जाता। अब देखें ये भी पॉसिबल है कि हम उसको रिड्यूस करते जाए स्पैनिंग सेट थ्योरम से और उसमें एक ही वेक्टर रह जाए और वो वेक्टर क्या हो, नॉन ज़ीरो वेक्टर हो। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए हमने चेक किया था कि अगर सपोज़ आपके पास नॉन ज़ीरो वेक्टर आ रहा है v1, तो v1 अगर आप लेते हैं तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सिंगल वेक्टर अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम v1 लेते हैं, v1 कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर लेते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल किया, ठीक है, सिस्टम को ही हम सॉल्व करते हैं ना, तो v1 को अगर हम करते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल है तो ये ज़ीरो के इक्वल कब आएगा, जब इसका वेट ज़ीरो यानी ज़ीरो इंटू वी वन इक्वल टू ज़ीरो, तभी वो ज़ीरो के इक्वल आएगा ना।
तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास उसका वेट, एक ही वेट आ रहा है और वो ज़ीरो है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर आपके पास वो वेक्टर सिंगल वेक्टर ज़ीरो आ रहा है, नॉन ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास वो ज़ीरो आ रहा है तो फिर आपके पास वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि इसमें x1 जो उसका वेट्स आ रहा है वो नॉन ज़ीरो भी हो तब भी वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सिंगल वेक्टर आ रहा है और वो नॉन ज़ीरो है तो सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यही चीज़ इसके बारे में बताई गई है। तो स्पैनिंग सेट थ्योरम बेसिकली क्या कहता है कि आपने एक सेट लेना है, उसमें से जो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं आप द रिमेनिंग वेक्टर, तो उसको आपने रिमूव कर देना है और रिमूव करते जाना है तब तक जब तक आपके पास एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर ना रह जाए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। हाँ जी, एग्जांपल हम करते हैं। लेट v1, v2 एंड v3 बी गिवन। ठीक है, तीन वेक्टर्स हमारे पास गिवन है एंड h इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2 एंड v3। नोट दैट v3 इक्वल टू 5v1 प्लस 3v2। ये हमें गिवन है दैट v3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। And show that spanning set of v1, v2 and v3 equal to spanning set of v1, v2. Then find a basis for the subspace H. आपने क्या करना है, इसमें दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। एक तो आपने ये काम करना है कि आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है, यानी स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2, v3, तीन वेक्टर्स का स्पैनिंग सेट किसके इक्वल आएगा, दो वेक्टर्स के स्पैनिंग सेट के। यानी अगर तीन वेक्टर स्पैनिंग सेट क्या आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, तो तीन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो या दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, दोनों सेम आएंगे। और इसके करने के बाद आपने क्या करना है, बेसिस फाइंड करनी है फॉर द सबस्पेस H। अच्छा जी, अब हम क्या काम करेंगे कि आपने ये काम करना है कि आपने एक एलिमेंट लेना है स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2 का, और उसको आपने शो करना है कि वो इसका भी एलिमेंट आ रहा है। और फिर हम क्या करेंगे कि स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2, v3 का एलिमेंट लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि किसका एलिमेंट आ रहा है, v1 एंड v2 का। अब फर्स्ट हमने कर लिया कि कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, वेक्टर हमने कंसीडर किया जो स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2 को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि उसको हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। इट्स मीन दैट इट कैन बी रिटन एज c1 v1 प्लस c2 v2। तो ये आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको आप लिख सकते हैं c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस 0 v3। ठीक है, इसको तो आप अगर 0 v3 आ रहा है तो ये 0 ही आ जाएगा ना। तो ये आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है आ गया, वो किसका आ रहा है, v1, v2 एंड v3 का। इसका मतलब है कि जो हमने एक एलिमेंट लिया था, वो जो वेक्टर लिया था वो किसको बिलोंग कर रहा है, स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2 एंड v3 को। x हमने किसका एलिमेंट लिया था, x वेक्टर हमने किसका एलिमेंट लिया था, स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2 का, और वो इसका भी एलिमेंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे v1, v2, v3 का, और शो करेंगे कि ये इसका भी एलिमेंट आ रहा है। अब वो हम कैसे करेंगे, now let x be any vector in H। से x इक्वल टू x, अब हमने क्या एलिमेंट ले लिया है, अब हमने क्या किया कि x आपने एक x वेक्टर किसका एलिमेंट लिया है, स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2 एंड v3 का। इट मीन दैट x कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2 एंड v3, और उसको आपने शो करना है कि वो इसका एलिमेंट आ रहा है v1 एंड v2 का। सो x हमने एलिमेंट लिया स्पैनिंग सेट ऑफ v1, v2 एंड v3 का। सो x वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2 एंड v3। सो x इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3। अब v3 हमारे पास गिवन है, ये हमें गिवन है कि v3 किसके इक्वल है, 5v1 प्लस 3v2। ये हमने v3 की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, v3 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 5v1 प्लस 3v2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लें, c1 v1 वाले आप कंबाइन कर लें और v2, क्योंकि इसमें दो ही वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 v1 v2।
तो V1 वाले आपने कंबाइन कर लिए और V2 वाले कंबाइन कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 वाले में क्या आ जाएगा, C1 प्लस 5C3 और ये आ जाएगा C2 प्लस 3C3। सो ये आपके पास किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है, V1 वेक्टर्स V1 एंड V2 का। ठीक है, इसका मतलब है कि X आपके पास जो वेक्टर था वो किसका एलिमेंट आ गया, X वेक्टर वो किसको बिलोंग कर रहा है, स्पैनिंग सेट ऑफ V1 एंड V2 को। सो दोनों तरीक़ों से हमने करके देख लिया कि जो स्पैनिंग सेट ऑफ V1 V2 का है उसको हम लिख सकते हैं एज अ स्पैनिंग सेट ऑफ V1 V2 एंड V3, और स्पैनिंग सेट ऑफ V1 V2 V3 को हम लिख सकते हैं एज अ स्पैनिंग सेट ऑफ V1 एंड V2। इट्स मीन दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2 इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स V1 V2 एंड V3। तो ये दोनों तरीक़ों से हमने करके देखा और दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। सो linear combination of vectors v1 and v2 can be written as a linear combinations of vector v1 v2 and v3. So same as a linear combination of v1 and v2 v3 can be written as a linear combination of v1 and v2. So यही चीज़ हमने प्रूव की है कि हम कैसे इसको लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, देन फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस एच। आपने क्या करना है, बेसिस फाइंड करनी है सबस्पेस एच के लिए। अब देखें बेसिस के लिए जो है वो क्या होता है कि सेट ऑफ वेक्टर्स को क्या आना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैनिंग सेट को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यही वाली दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखें एज आपके पास क्या है, सेट गिवन है स्पैनिंग सेट ऑफ V1 V2 V3 एंड स्पैनिंग सेट ऑफ V1 V2 V3 इक्वल स्पैनिंग सेट ऑफ V1 V2। अब देखिए V3 को हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। अगर आप ये वाला सेट ऑफ वेक्टर लेते हैं V1 V2 एंड V3 वाला, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बिकॉज V3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। इस तो जो V3 आ रहा है ना उसको रिमूव कर दिया है, सो रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर आपके पास क्या आ गया, V1 एंड V2। तो ये आपके पास जो आ रहा है स्पैनिंग सेट ऑफ V1 एंड V2, तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी करता है, क्योंकि ये सेल्फ इस पे क्या आ रहा है, स्पैनिंग सेट आ रहा है ना V1 एंड V2 का। V1 V2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये स्पैन भी कर रहे हैं H को। सो इट्स अ बेसिस फॉर द सबस्पेस H। सो यही चीज़ आपने करनी थी कि फर्स्ट पार्ट में आपने ये चीज़ शो करनी थी, प्रूफ करना था, एंड सेकंड में आपने बेसिस फाइंड करनी थी फॉर सबस्पेस एच। तो जो बेसिस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, स्पैनिंग सेट ऑफ V1 एंड V2। सो V1 V2 इज़ अ बेसिस ऑफ H, सिंस V1 V2 इज़ लीनियर, सो इसके बेसिस क्या आपके पास होंगे, V1 एंड V2। ये सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ रहे हैं और इनका स्पैनिंग सेट आपके पास क्या आ रहे हैं, H के इक्वल आ रहे हैं। सो दिस फॉर्म बेसिस फॉर द सबस्पेस H। सो आज के लेक्चर में हमने इतना ही करना था। बेसिकली हमने क्या किया है कि बेसिस का किया है कि बेसिस क्या होती हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो स्पैनिंग सेट को बिलोंग करनी चाहिए। और फिर हमने स्पैनिंग सेट थ्योरम किया कि अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है एंड इफ वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर एंड इफ यू रिमूव that vector then the remaining set of vector will be linearly independent। और अगर वो तब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आते तो हम ये प्रोसेस जारी रखते हैं, तब तक जारी रखते हैं जब तक आपके पास जो सेट ऑफ वेक्टर जो बच जाता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है, और फिर हमने लास्ट एग्जांपल की, ये एग्जांपल भी स्पैनिंग सेट थ्योरम से कही है और इसमें भी यही बताया गया है कि आपके पास अगर 3 वेक्टर्स आ रहे हैं, उनका स्पैनिंग सेट ले रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, 2 सेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब है कि V3 हमें गिवन था कि वो डिपेंडेंस रिलेशन उनका गिवन था कि दैट V3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। तो फिर उसका हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, यानी V3 को अगर आप रिमूव कर दें तो V1 एंड V2 बचते हैं, और V1 और V2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और बेसिस भी
फॉर्म करते हैं। सो ये थी स्पैनिंग सेट थ्योरम से उसकी एग्जांपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो बेसिस फाइंड करेंगे फॉर कॉलम स्पेस एंड फॉर नल स्पेस। होप सो आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर लाइव सेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।